ईरान की मिसाइलों पर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनने के बाद आपको शायद यकीन नहीं होगा कि 2 हफ्ते की युद्ध के दौरान इसराइल में ईरान ने किस कदर की तबाही मचाई थी। ईरान इसराइल तकरार में इस बार सब कुछ बदल देने वाली धाक ईरान की मिसाइलों ने दिखाई। 13 जून की रात जब मिसाइलों ने हमला बोला तो सिर्फ एक सटीक स्ट्राइक नहीं हुई, पूरे इलाके में एक ऐसा भूचाल आया कि इसराइली शहरों की असुरक्षा होश में ला देने वाली साबित हुई। तेल अवीव के घने इलाकों में धमाके, हाइफा के पास तेल रिफाइनरी पर हुए निशाने और प्रमुख सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगे थपेड़ों ने दिखाया कि ईरान की मिसाइल क्षमता आखिर कितनी मजबूत है। और इससे इसराइल के भीतर भय और तबाही की तस्वीर भी उभर कर आई। गजा में हमास पर ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करने का आरोप लगाने वाले इसराइल की पोल भी तभी खुली जब तेल अवीव में घने रिहायशी इलाकों पर ईरानी मिसाइलों का कहर टूटा। पश्चिमी मीडिया ने कहा कि ईरान आम लोगों पर निशाना लगा रहा, लेकिन खेल तो तब खुला जनाब जब खुद इसराइली मीडिया ने स्वीकारा कि तेल अवीव के इन्हीं रिहायशी इलाकों में इसराइल ने मिलिट्री बेस बना रखे हैं ताकि इन्हीं के सहारे विरोधियों को चकमा देकर हमला बोला जाए। तेल अवीव के इन्हीं रिहायशी इलाकों में मौजूद हैं एयरफोर्स हेडक्वार्टर, कमांड सेंटर और संवेदनशील मिलिट्री साइट्स। इसने फिर सवाल उठाए कि क्या वास्तविकता यह है कि सत्ता और सुरक्षा को नागरिकों के करीब रखकर ही एक तरह से ह्यूमन शील्ड जैसा परिदृश्य बनाया जा रहा है। आलोचक कहते हैं कि बार बार हमास पर आरोप लगाने वाला वही पक्ष कभी कभी खुद रिहायशी इलाकों में अपने ऑपरेशनल पॉइंट रखता आया है और इस कारण आम लोग भी ऐसे युद्ध में अपनी जान गंवा बैठते हैं। लेकिन इसराइल के इस राज का पर्दा उठाने वाले कई ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन, स्वतंत्र समूहों और हैकिंग ग्रुप्स द्वारा लीक हुए ईमेल, जियो लोकेशन, फोटोग्राफिक साक्ष्यों ने यह पुष्टि करने की कोशिश की कि कुछ दिन इमारतों को सिविलियन बताया गया, उनके नीचे वाकई में कमांड एंड कंट्रोल के महत्वपूर्ण तंत्र मौजूद थे, जिनमें एक रहस्यमयी साइट 81 का नाम बार बार उभर कर आया। ग्रे जोन और ऑल सोर्स इंटेलिजेंस जैसे प्लेटफॉर्म्स ने मिलकर हैक्ड ईमेल्स और ओपन सोर्स डेटा के जरिए यह दिखाया कि इसराइल ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहा था। और सबसे हैरान करने वाला खुलासा उस दौरान हुआ जब इन हैक्ड ईमेल में नेताओं और बड़े अफसरों के बीच की बातचीत सामने आई, जिनमें नेतन्याहू के ऑफिस पर रिनोवेशन का काम का जिक्र मिला। इस्राएली मीडिया ने भी माना था कि नेतन्याहू के ऑफिस को रिनोवेट किया जा रहा है। अचानक से रिनोवेशन के काम को लेकर लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि मामला तो गड़बड़ है। इसके पीछे की वजह इसराइल ये कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि इसराइल में ईरान ने इतना कोहराम मचाया, लेकिन सब छुपते छिपाते तेल अवीव की तबाही भी सबके सामने खोलकर आ गई थी और लोगों ने देखा कि गाजा में तबाही देखने वाले इसराइली जिस कदर खुश होते हैं, वही अब तेल अवीव में इस कदर की तबाही देख रहे हैं। ये दस्तावेज बताते हैं कि कुछ बिल्डिंग्स के नीचे चले आ रहे मिलिट्री नेटवर्क को किस तरह छिपाया गया और किस तरह मीडिया और पब्लिक कम्युनिकेशन में उस पर पर्दा डाला गया। अंतर्राष्ट्रीय जांच या कानूनी फोरम में यह पॉइंट अब यह साबित करने में काम आ सकता है कि किस तरीके से ह्यूमन शील्ड के आरोपों में प्रोजेक्शन की रणनीति लगी थी और कैसे ये वास्तविकता से दूरी बनाकर पब्लिक रॉयल्टी को मिसडायरेक्ट कर देती है। फिलिस्तीन का नेल्सन मंडेला। हमास और इसराइल के बीच युद्ध विराम हो गया है और कुछ कैदियों की अदला बदली भी हुई है, लेकिन हमास एक ऐसे शख्स को आजाद कराना चाहता है जिसे इसराइल किसी भी सूरत में छोड़ने को राजी नहीं। मारवान बारगौती, वो नाम जिसे हमास फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री बनवाना चाहता है, और लेकिन इसे इसराइल किसी भी हाल में आजाद नहीं करना चाहता। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में इसराइली जेल में बरगौती को इतना पीटा गया कि वो बेहोश हो गए। रिपोर्ट्स बताती हैं यह घटना 14 सितंबर की है, जब उन्हें गनोत जेल से मेगिडो जेल ले जाया जा रहा था। बरगौती के बेटे अरब बरगौती ने बताया कि रास्ते में 8 इसराइली सुरक्षा गार्डों ने उनके पिता को रोका, बुरी तरीके से पिटाई की। उन्होंने कहा उनके सिर, सीने और पैरों पर लगातार वार किए गए, उन्हें जमीन पर फेंका गया, लातें और घूंसे बरसाए गए, इतना कि वो बेहोश हो गए। रिहा हुए कुछ फिलिस्तीनी कैदियों ने भी इसकी पुष्टि की और बताया कि बरगौती जब मेगिडो जेल पहुंचे तो कई दिनों तक ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। असरा मीडिया ऑफिस ने दावा किया कि इस हमले में उनकी 4 पसलियां भी टूट गईं। यह हमला कोई पहली बार उन पर नहीं हुआ। बताया जाता है कि पिछले 2 सालों में यह चौथी बार जब बरगौती को जेल में पीटा गया। अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद उन्हें एकांत कारावास में डाला गया, लेकिन बावजूद इसके बरगौती आज भी फिलिस्तीनी राजनीति में सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय चेहरों में से एक हैं।
उनके बेटे कहते हैं, मेरे पिता तर्क की आवाज हैं, एक ऐसे नेता जो शांति और स्थिरता में भरोसा रखते हैं। अमेरिका की मध्यस्थता में हुई युद्ध विराम समझौते के तहत हजारों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया, जिन्हें ज्यादातर मिस्र भेजा गया, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने बरगौती का नाम रिहा होने वालों की सूची से हटा दिया। माना जा रहा है कि इसराइल नहीं चाहता कि कोई ऐसा नेता रिहा हो जो फिलिस्तीन को एकजुट कर सके। बरगौती को हमास और फतह दोनों ही पाले के नेता सम्मान की निगाह से देखते हैं। यही कारण है कि इसराइल के लिए वो एक राजनीतिक खतरा माने जाते हैं। मारवान बारगौती ने 15 साल की उम्र में फतह आंदोलन के साथ राजनीति की शुरुआत की और वो यासर अराफात के सबसे करीबी सहयोगियों में गिने जाते थे। उन्हें साल 2002 में गिरफ्तार किया गया और 5 इस्राएली नागरिकों की हत्या की साजिश के आरोप में 5 उम्र कैद और 40 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि इस मुकदमे की अंतर संसदीय संघ ने तीखी आलोचना भी की थी। आज भी बरगौती फिलिस्तीनी जनता के बीच नेल्सन मंडेला की तरह लोकप्रिय हैं। और अब जब उन पर जेल में दोबारा हमला हुआ, सवाल इतना है कि एक कैदी के साथ क्या हुआ। ये सवाल यह भी है कि क्या फिलिस्तीन की सबसे मजबूत राजनीतिक आवाज को जानबूझकर खामोश किया जा रहा है। हमास इसी नाम को चाहता है कि वो प्रधानमंत्री बनाए जाए, लेकिन क्या आगे कुछ इस मसले पर बातचीत आगे बढ़ेगी और बरगौती को रिहा किया जाएगा, या इसराइल अपने जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है उस पर राजी रहेगा। हमास के वेस्ट बैंक नेता जाहिर जबारिन ने एक वीडियो में ट्रंप से लेकर नेतन्याहू तक को सख्त चेतावनी दी है, लेकिन वायदे के मुताबिक ये भी कहा कि संगठन सीज फायर समझौते को लागू करने के प्रति प्रतिबद्ध तो है। हालांकि किसी भी तरह की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी या बाहरी शासन को गजा पर स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही जबारिन ने स्पष्ट रूप से कहा, गजा की लड़ाई अब भी जारी रहेगी और हमास राष्ट्रीय अधिकारों तथा एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने गजा को दृढ़ और आक्रांताओं की कब्रगाह करार देते हुए प्रतिरोध को जारी रखने का भी ऐलान कर दिया है। जाहिर जबारिन के बयान से पहले ही अमेरिका और इसराइल ने हमास को धमकी दी थी, जिसके बाद दोनों देशों को लगा कि हमास आत्मसमर्पण करेगा, लेकिन अब इसका ठीक उल्टा हो गया। हमास की ओर से जाहिर जबारिन ने झुकने की बजाय साफ कहा कि अगर चालाकी दिखाई गई तो युद्ध छेड़ने से कतराएंगे नहीं। गौरतलब है कि यह समझौता अभी 1 सप्ताह पहले ही लागू हुआ है। जबारिन का गुस्सा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस बयान पर था जिसमें उन्होंने हमास को सख्त लहजे में चेतावनी दी थी